नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको करा रहा था, जो कि श्रृंखलाओं के माध्यम से। तो ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, जिसमें हमने वो वर्णमाला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। आज का ही जो है पार्ट 2 आप समझ सकते हैं वर्णमाला से रिलेटेड जो क्वेश्चन बच गए थे वो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हम सभी वीडियो मतलब सभी टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि साहित्य वाला टॉपिक जो हिंदी का होता है उससे थ्योरी वाला वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो मैं कवर कर चुका हूं। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस बार के बिहार शिक्षक भर्ती में। तो चलिए आज का हमारा हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वर्णमाला से ही हमारा पार्ट 2 समझ सकते हैं आज के वीडियो को, जिसमें बचे हुए क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं। लगभग 55 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है, यानी व्याकरण से रिलेटेड दूसरी वीडियो है। चलिए प्रश्न नंबर 56, अयोगवाह कहा जाता है। तो किसको अयोगवाह कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, विकल्प आप चुन लीजिएगा। विकल्प जो हमारा सही होगा इस बार इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा अनुस्वार और विसर्ग को। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 57, भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है वो आपको बताना है। स्वर के प्रकार भी होते हैं, उसी में से जो है ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 57 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा ये जो है पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प पश्च संवृत स्वर जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं। तो पश्च भी होगा और संवृत भी होगा, तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अग्र, पश्च, मध्य और संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत, तो ऐसे टाइप में बांटा जाता है। तो इसमें जो आएगा वो जो है पश्च और संवृत के अंतर्गत आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 58 प्रश्न की वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या है वो आपको बताना है। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या होता है? तो वर्ण का अगर सांकेतिक लिखित रूप पूछेगा तो वो हो जाता है लिपि। ये बना हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जब लिखित रूप वही हो जाता है ना तो वो एक लिपि का रूप धारण कर लेती है। प्रश्न नंबर 59 पर जी ह्रस्व स्वर का उदाहरण है, इसमें से कौन सा ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है। तो पहला ही हमारा ऑप्शन मिल गया ह्रस्व स्वर से रिलेटेड, ए वाला विकल्प जो है 59 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 भी देख लेते हैं, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है वो आपको इसमें से बताना है। तो सभी आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, 5 वर्ग होते हैं, तो सभी के विकल्प वाला ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 61 का कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 61 का तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो डी वाला विकल्प जो है मूल दीर्घ स्वर। जब पूछे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मूल दीर्घ स्वर तब जो है ये ओ जो है ओ वाला जो वर्ण होता है वो जो है नहीं आता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो है मूल दीर्घ के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे, ये संयुक्त के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 62 है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 62 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 63, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं वो आपको बताना है कि हिंदी में जो ध्वनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है, तो ये भी 2 ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक स्वर होता है, एक व्यंजन। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 63 का इंपोर्टेंट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 61, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो सी वाला विकल्प ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 65, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। जीवा के आधार पर प्रश्न नंबर 65 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, जीवा के आधार पर।
तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 आ जाते हैं। उद्यान का शब्द वर्ण विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। उद्यान जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद, तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 का। तो विकल्प जो हमारा देखे उ द य आ न, ये ए वाला विकल्प जो हमारा एकदम साफ साफ दिख रहा है, यही जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हलंत नहीं लगा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी में हलंत में ही जो बारीकियां अंतर आपको दिखने को मिलेगी, ए वाला विकल्प इसका 66 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 67। छोटी बड़ी च छ ज झ इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो है उच्चारण स्थान इचु यशाणाम तालु, कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तालव्य वाला, सी वाला विकल्प हमारा 67 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, वो आपको बताना है। घोष या संघोष एक ही चीज होता है, आपको इसमें से चुनना है। अब जब हमने बताया था कि घोष और संघोष की बात करें तो तीसरे चौथे पांचवें वर्ण पर जाइएगा। अब आपको आसान हो गया होगा ढूंढने में, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण है, तो हमारा एक ही तो ऑप्शन बच रहा है जो तीसरे चौथे पांचवें में आ सकता है, तो ए वाला विकल्प प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 69। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, वो आपको बताना है। एक महाप्राण होता है, एक अल्प प्राण। अल्प प्राण में 1, 3 और 5 का रूल फॉलो किया जाता है। अब इसमें से आप बता देंगे। प्रश्न नंबर 69 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला विकल्प, क्योंकि ये दूसरा है, ये भी दूसरा है, ये चौथा है, तो हो नहीं सकता। सी वाला ही विकल्प हमारा जो है साफ साफ मिल रहा है कि तीसरे नंबर पर आ रहा है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 70। निम्न में से व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है, वो आपको बताना है। तो य र ल व एक ही वर्ण आ रहा है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 71 प्रश्न कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण से सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो आपको प्रश्न नंबर 71 का बताना है। तो उसको हम स्वर कहते हैं, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 र का विवरण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये बना हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 72 पूछ रहा है कि र जो वर्ण है का विवरण मतलब किस किस चीज के अंतर्गत वो उच्चारण में आएगा, प्रश्न नंबर 72 कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 72 का जो हमारा विकल्प सही होगा, एक तो वत्सर्य के अंतर्गत आ जाएगा, लुंठित वर्ण है ही है ये। संघोष में अगर बात करें तो ये संघोष में आ जाएगा, अघोष में नहीं आएगा, संघोष में आएगा, अल्प प्राण में आएगा, और एक तो व्यंजन ही है ये। तो विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा 72 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ध्यान से ऐसे प्रश्न को आप जब तक वर्णमाला डिटेल में नहीं पढ़े होंगे तब आप तक आपको ऑप्शन जो है करने में थोड़ी दिक्कत होगी। चलिए प्रश्न नंबर 73 है कि अंत्यस्थ और उष्म वर्ण कौन सा है। अच्छा, उर्ण कितने होते हैं, दोनों की संख्याएं जो कितनी होती है, अंत्यस्थ व्यंजन और उष्म वर्ण जो होते हैं उनकी संख्याएं तो 4, 4, 8 होती है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। प्रश्न नंबर 74 का इसका वर्ण विच्छेद आपको करना है, तो द प्लस री प्लस ग प्लस अ, ए वाला ही ऑप्शन हमको दिख रहा होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 75। संघोष वर्ण कौन सा है, वो आपको इसमें से बताना है। संघोष वर्ण, संघोष कहिए या घोष कहिए, एक ही बात होता है। इसके लिए आपको रूल क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा। अब आप इसमें से विकल्प ढूंढ लीजिएगा। 75 का विकल्प जो हमारा सही होगा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 उष्म व्यंजन कौन सा है, वो आपको बताना है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 77। निम्न में से ओट्स वर्ण कौन सा है, वो आपको बताना है। ओट्स वर्ण ओठों से जो उच्चारित होता है वो आपको वर्ण इसमें से बताना है। ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, ऊ जो है छोटाऊ बड़ाऊ वाला ऊ जो होता है ओट्स से उच्चारित होता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 78 काकल्य वर्ण कौन सा है, वो आपको बताना है। तो काकल्य वर्ण के अंतर्गत सी वाला विकल्प आ जाए। 78 का जो हमारा विकल्प सही होगा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 79। य का उच्चारण स्थान किससे होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा तालु।
प्रश्न नंबर 80, निम्न में से कौन स्वर नहीं है इसमें से, वो आपको बताना है। तो स्वर के अंतर्गत जो है इया नहीं आता है, डी का विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य वर्ण नहीं है यानी दांत से उच्चारित होने वाला इसमें से वर्ण नहीं है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 81 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा ट वर्ण जो है दंत से उच्चारण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 82, निम्न में से कौन स्वर है? स्वर इसमें से पूछ रहा है कि कौन स्वर है, तो एक ही ऑप्शन है सी वाला विकल्प 82 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 83, निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं आता है, वो आपको बताना है कि ट वर्ग में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला विकल्प। ये जो है ट वर्ग में नहीं आता है, ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ, ट वर्ग में नहीं आता है। ये घ होना चाहिए, ये विकल्प थोड़ा ये होना चाहिए, ऐसे देना चाहिए। ट ठ ड ढ अड़ ये सभी आएंगे ट वर्ग में, लेकिन ये विकल्प घ होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, टाइपिंग में गलत हो गया होगा। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, वो आप संयुक्त स्वर है वो आपको इसमें से बताना है। संयुक्त स्वर कौन सा है? तो विकल्प जो हमारा प्रश्न नंबर 84 का सही होगा वो हो जाएगा डी वाला। ये जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 85, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि कितनी होती है वो आपको बताना है। तो कितनी होती है? तो 52 होती है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। सिर्फ मुख से निकलती है केवल। प्रश्न नंबर 86 का विकल्प जो हमारा होगा उसको निरानुनासिक स्वर कहा जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है यानी दांतों से उच्चारित होने वाला वर्ण इसमें नहीं है। चलिए त वर्ग के अंतर्गत आएगा, इसमें से कौन सा जो है त वर्ग में नहीं आएगा वो ही ढूंढना है। प्रश्न नंबर 87 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ट वर्ग। ये मूर्धन्य से उच्चारण होने वाला है, इसीलिए बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88, कछा वर्ण किसके योग से बना है वो आपको बताना है। तो कछा वर्ण की अगर हम बात करें तो किसके योग से बना है, तो वो बना है क और प्लस मूर्धन्य स के योग से। तो 88 का हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 89, अर्ध विवृत स्वर है वो आपको इसमें से ढूंढना है कि अर्ध विवृत के अंतर्गत कौन आएगा। एक होता है संवृत, एक होता है अर्ध संवृत, एक होता है अर्ध विवृत और एक होता है विवृत। उसी में से आपको अर्ध विवृत कौन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 89 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाए। बी वाला विकल्प ए जो है वो अर्ध विवृत में आता है, तो 89 का हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से अंत्य अस्थायी व्यंजन कौन सा है वो आपको बताना है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन ही पूछ रहा था। प्रश्न नंबर 91, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन है वो आपको बताना है। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान, तो ओ वर्ण का उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है कंठ और ओट्स से होता है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है वो आपको बताना है। चाकू च और छाता छक, तो क ख ग गंग च ज इया यानी कंठ और मूर्धा, यानी ये उच्चारित होता है मूर्धा से। बी वाला विकल्प 92 का सही। कंठ मूर्धा नहीं, मूर्धा नहीं, तालु होगा, थालु, कंठ तालु होता है, तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं मूर्धा पर चला गया। प्रश्न नंबर 93, किस शब्द में री स्वर नहीं है वो आपको बताना है। किसमें से 4 शब्द है आपके साथ और री शब्द इसमें नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन में साफ दिख रहा है कि रेशम में री शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है वो आपको बताना है, या किस से उच्चारित होते हैं ये भी कह सकते हैं। तो ओ और औ जो वर्ण होता है ये उच्चारित होता है कंठ और किस से होता है, तालु से, लेकिन ऑप्शन में तो 2 ही दिया है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, 95 94 2 ही ऑप्शन दिया है। चलिए इसमें नहीं ऑप्शन दिया है, छोड़िए। 95 कौन सा, 94, हाँ। चलिए कंठ और तालु से उच्चारित होता है ओ और औ, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 95 पर, ऑप्शन नहीं इसमें इंक्लूड कर पाया हूं। प्रश्न नंबर आ जाता है 95, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं आपको बताना है, तो ये सभी हो जाएंगे स्वर के ही प्रकार हैं। त्र
किस वर्णों के मिलन से बना है वो आपको बताना है। त्र जो है तो त और र के मिलन से ही बना होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा 96 का सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके सामने 97। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है वो आपको बताना है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती है, कौन से? तो दूसरा और चौथा विकल्प हमारा कौन सा है? दूसरा और चौथा, सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 98, इनमें से कौन अल्प प्राण व्यंजन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 98 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा अल्प प्राण में च आ जाएगा, बी वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अल्प प्राण के लिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रश्न नंबर 99, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, अंत्यस्थ में आ जाए। प्रश्न नंबर 100, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि कौन सी है इसमें से आपको बताना है। तो कंठ ध्वनि की बात करें तो पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प, क और ख, 100 का ए वाला विकल्प। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 101, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है वो आपको बताना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा विकल्प? सी वाला विकल्प। 101 का हमारा विकल्प जो होगा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102, जब तक कि ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब कोई ध्वनि द्वित्व हो जाती है मतलब दो वर्ण एक साथ हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आजकल के ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। 102 का हमारा जो विकल्प होगा उसको युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे एक ज हो जाएगा और फिर एक ज हो जाएगा तो इसी को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। तो चीजें ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 103, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहेंगे, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं और 104, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश डैश कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 105, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? सबको पता है भैया, स्वर है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 106 का, तो स्वर के बाद आने वाली नासिका जो ध्वनियां होती है वही अनुस्वार कहलाती है, जो नाक से उच्चारित होती है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 106 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 107, स्पर्श, कंठ, महाप्राण, संघोष ध्वनि इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। स्पर्श भी होना चाहिए, कंठ भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। चलिए विकल्प आप ढूंढिएगा। प्रश्न नंबर 107 का हमारा जो ऑप्शन 107 का होगा वो हो जाएगा घ वर्ड जो है सही हो जाएगा, क्योंकि महाप्राण में दूसरा वर्ण होना चाहिए और दूसरा वर्ण में ये आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा नहीं, चौथा, दूसरा भी होना चाहिए और चौथा, लेकिन ये चौथा वर्ण पर आ रहा है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108, हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण के साथ आते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 108 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो अ के साथ आते हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, वो ब वर्ण का क्या वैशिष्ट्य है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प ये रहा आपके सामने। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो 109 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा दंत्योष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, संघोष और निरानुनासिक, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110, स्वर ध्वनि के प्रकार है वो आपको बताना है। तो तीन ही प्रकार होते हैं, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111, पंचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें है वो आपको बताना है। तो पंचांग को अगर उच्चारित ध्वनियों में अगर इसको लेखन किया जाए तो हमारा सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प, ई, चा, ग, ण, तो इसको हम एकदम विच्छेद कर कर उच्चारित कर रहे हैं तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 111 का। प्रश्न नंबर 112, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है वो आपको बताना है। द्वित्व का प्रयोग, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, किसमें नहीं हुआ है तो वो सी वाले विकल्प में नहीं हुआ है, क्योंकि दो वर्ण एक साथ आने चाहिए, बाकी तीनों ऑप्शन में आ रहे हैं। तो 112 का हमारा विकल्प जो सी वाला सही हो जाएगा। 113, स्वर रहित
यानी र का प्रयोग हुआ है किसमें आपको बताना है, स्वर रहित। प्रश्न नंबर 113। पुनर्निर्माण जो होता है ये जो है स्वर रहित है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 114। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है किसमें आपको बताना है, उच्छिप्त ध्वनि का दो ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। 114 का विकल्प जो हमारा पढ़ाई में ये बिंदु जो है ना यही उच्छिप्त ध्वनि के अंतर्गत आता है, तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 115। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। चलिए, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा जो है तालु से नहीं टकराती है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 115 का विकल्प जो होगा हमारा घ वाला तालु से नहीं टकराएंगी, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण को आपको ढूंढना कि कौन सा वर्ण जो है तालु से उच्चारित होते हैं, तब आप जाकर इससे प्रश्नों को आप पकड़ लेंगे। घुमाकर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 116। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा। श्रद्धा शब्द जो है किस शब्द से पहले आएगा। प्रश्न नंबर 116 कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो वो श्रमिक से पहले जो है श्रद्धा आ जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 117, और यह हिंदी शब्दकोश के अनुसार कक्षा, क्यों, क्षण, क्षमा शब्दों आदि का सही क्रम जो है आपको बताना है। वर्णमाला से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि वर्णों के आधार पर कि पहले कौन सा वर्ण आएगा, उसके बाद वर्णों के आधार पर जो है शब्दों का क्रम छांटा जाता है। तो वही प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है। विकल्प जो होगा कक्षा पहले आएगा, क्यों, क्षण और समा, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये इसका एक अलग ही मेथड होता है। अगर आप इस पर मैं वीडियो एक अलग से बनाकर अपलोड भी किया हूं, तो आप ढूंढेंगे ना तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी हिंदी से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 118। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 118 का। चलिए, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 118 का, तो वो संयुक्त स्वर कहा जाता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119। प्र में पूर्ण वर्ण है। प्र में पूर्ण वर्ण क्या है वो आपको बताना है। 119 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा र है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हिंदी के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। प्रश्न नंबर 120 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा नासिका। अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका से ही होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो है वर्णमाला से रिलेटेड 120 प्रश्न। अब हम कोई हिंदी का नया टॉपिक उठाएंगे और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कवर करने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।